जी तो आज 10वीं क्लास के विज्ञान विषय की बात किया था। विज्ञान में आपको हम बताने वाले 25 लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब लघु शॉर्ट क्वेश्चन होगा और ये दो नंबर में आएगा। विज्ञान में तीनों विज्ञान की मिलाकर बात किया जाएगा, जिसमें आप फिजिक्स भी देख सकते हो, केमिस्ट्री भी देखोगे और बायोलॉजी भी देखोगे। एकदम महत्वपूर्ण होगा, एकदम रामबाण जैसा होगा, एकदम चुकने वाला नहीं, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद और भी वीडियो कुछ आता रहेगा जिसमें VVI क्वेश्चन को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, आइए पहले प्रश्न आप देखो, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। इसे पढ़ने से पहले आप सुनो। अनुवर्ती क्रिया एक होता है, नैच्छिक क्रिया एक होता है अनैच्छिक क्रिया। दो प्रकार के पहले देखो, ये पहले पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। एगो प्रतिवर्ती क्रिया होता है, एगो ऐच्छिक क्रिया होता है, एगो ऐच्छिक क्रिया होता है, एगो अनैच्छिक क्रिया होता है। देखो दोनों में ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है शरीर में होने वाली ऐसी क्रिया जिस पर हमारा इच्छा होता है, इच्छा के अनुसार कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। तो जिस पर हमारा इच्छा चल सकता है, बस हमारा चल सकता है, नियंत्रण चल सकता है, उससे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे अंगुली हिलाना ऐच्छिक क्रिया है, आँख के पल के, हृदय का धड़कन, हृदय के धड़कन पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो होता है अनैच्छिक क्रिया। तो शरीर के होने वाले ऐसी गतिविधियां जिस पर नियंत्रण किया जा सके उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और जिस पर नियंत्रण न किया जा सके उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ आप देखोगे प्रतिवर्ती चाप एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया। तो नीचे बताया जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। पहले प्रतिवर्ती चाप देखो किसे कहते हैं। तो कहोगे यह उस मार्ग को दर्शाता है जिससे होकर तंत्रिका आवेग गुजरता है। मतलब अगर मान लो कहीं यहाँ चींटी काट रही है या फिर किसी प्रकार की गुदगुदी हो रहा है, तो इस संदेश है ना, ये कैसे जाता है, तंत्रिका आवेग से जाता है। तंत्रिका आवेग क्या होता है, एक प्रकार का रास्ता होता है जिसके माध्यम से संदेश आदान प्रदान होता है। जैसे मान लो सड़क पर जा रहे हो, कहीं कुछ हल जाता है, कहीं चुभ जाता है, तो सब संदेश कैसे आता है कि हमें फलाना पैर में चुभा है कुछ, ये सब संदेश कौन देता है, तंत्रिका आवेग। तो रास्ता से आता है, नस्वा के माध्यम से आता है, तंत्रिका माध्यम से। और हमारा न्यूरॉन क्या करता है, मतलब मस्तिष्क क्या करता है, उसको व्याख्या करके और समझा देता है कि पैर उठा लो, उसे झाड़ दो, खत्म हो जाएगा। तो क्या है, तंत्रिका चाप एगो रास्ता होता है, यह उस मार्ग को दर्शाता है जिससे होकर तंत्रिका आवेग गुजरता है। इसमें संवेदी तंत्रिका, इंटर न्यूरॉन मतलब मध्य न्यूरॉन, मध्य तंत्रिका इसे हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में लिखना मध्य तंत्रिका, और गतिशील तंत्रिका शामिल होता है। तो प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से संदेशों का आदान प्रदान होता है उस मार्ग को तंत्रिका, उस मार्ग को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उस मार्ग को किसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। जिसमें जैसे क्या बताओगे, तंत्रिका आवेग, तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, मध्य तंत्रिका, गतिशील तंत्रिका, ये सब रास्ता के नाम है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रास्ते का नाम क्या है, इस रास्ते के नाम है। अलग अलग मार्गों का अलग अलग नाम रखा गया, सभी मार्गों को जोड़ दिया जाता है, तब जाकर देखो मध्यम बड़ा मार्ग बनता है। उसी मार्ग को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यह संरचनात्मक प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ती क्रिया का अंजाम देता है। प्रतिवर्ती क्रिया एक प्रोसेस होता है जिसमें आदमी काम करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया आपसे पूछा जाए तो एक प्रकार के काम होता है, लेकिन प्रतिवर्ती चाप पूछा जाए तो एक रास्ता होता है, दोनों में अंतर होता है। तो बताओगे उदाहरण, हाथ जलने पर मस्तिष्क तक संदेश भेजना प्रतिवर्ती क्रिया के देने के लिए आवेग का मार्ग होता है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया देखो, जैसे मान लो हम कहीं बिजी हैं, ध्यान से सुनो, हमारे पास दो प्रकार के दिमाग होता है। एगो मेन दिमाग होता है जो मस्तिष्क होता है, मुड़िया में मेन दिमाग है। जो मेरुरज्जु होता है ना, न्यूरॉन जो मेरुरज्जु होता है वो उप दिमाग होता है ना, मतलब मेरुदंड में होता है मेरुरज्जु, मतलब इसी में होता है, पीछे यहाँ उप दिमाग होता है। तो जब हमारा मेन दिमाग कहीं बिजी रहता है ना, तो आराम से जब मग्न हो जाता है और कोई अचानक तुम्हारे पास आता है या कोई ऐसे चिल्लाता है ना, तो हम ऐसे सेंका जाते हैं, ऐसे सेंका जाते हैं, भोजपुरी में कहा जाला। तो ऐसे क्या होता है ना, जो उप दिमाग उस पर कहा था कि तुम कंट्रोल करते रहना, हम बिजी हैं कहीं, तो उप दिमाग कंट्रोल करता है, लेकिन भारी भरकम सामान को वो मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए वो भाग जाता है। तब तक बड़का दिमाग के ऊपर पावर आ जाता है, उससे कहा जाता है क्या होगा, तब वो कंट्रोल संभाल लेता है। उसी प्रकार कह सकते हो कि प्रतिवर्ती चाप क्या करता है, एक प्रकार की रास्ता होता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, एक ऐसी क्रिया होता है जिसमें कोई आपातकालीन घटना होता है तो उस घटना को अंजाम देता है। जैसे रोटी पका रही है, अचानक बतिया रही है, इधर आकर ही तावा में हाथ छुआ जाता है, तावा में जैसे हाथ छुआता है जिसका मतलब ऐसे हटा लेते हो, ये सब कौन क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो प्रतिवर्ती चाप एक रास्ता होता है, याद रखना। आगे देखो, जैसे बता सकते हो हाथ जलने पर मस्तिष्क तक संदेश भेजना प्रतिवर्ती क्रिया देने के लिए आवेग का मार्ग
प्रतिवर्ती मार्ग होता है। भाई लिखने की जरूरत नहीं है, यह रास्ता मिलकर बनता है। प्रतिवर्ती क्रिया देखो किसे कहते हैं, तो सुनो क्या होता है। यह एक ऐसे त्वरित और स्वचालित प्रक्रिया है जो किसी बाहरी उत्तेजना के लिए होती है। बाहरी उत्तेजना का मतलब होता है कोई आपातकाल घटना जब घटता है ना, उस समय मस्तिष्क में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जो आपातकाल घटना के समय उजागर होता है, वही प्रतिवर्ती क्रिया होता है। आपातकाल याद रखना, आपातकाल जैसे ऐसे जा रहे हो, आराम से हिलते जा रहे हो, तब तक पता चलता अचानक छत पर से या फिर बड़ेरी पर से लद देहात में बड़का गहुवन सांप गिर गए, ऐसे करोगे ना चिहा जाओगे। ये सब का है, प्रतिवर्ती क्रिया है, समझ रहे हो। जैसे बाल्टी में पानी रखे हो गरम, तुम समझ रहे पलन होगा, जैसे हाथ लगा देते ऐसे गरम लगा, तो ये सब अचानक जो काम होता है ना, उसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक त्वरित और स्वचालित प्रक्रिया होता है जो किसी बाहरी उत्तेजना के लिए होती है। यह मस्तिष्क के बिना सीधे स्पाइनल कॉर्ड से नियंत्रण होती है। यह कार्यात्मक प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु को छूने पर हाथ तुरंत हटा लेना। तो अगर ये मान लो परिभाषा हार्ड है तो कह देना मस्तिष्क में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जो आपातकाल के समय उत्पन्न होती हो, उत्तेजित होती हो, उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ तुरंत हटा लेना आदि बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो अभी तक ऊपर जो भी पढ़े हो ना, प्रतिवर्ती चाप एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया एक प्रक्रिया होता है जिसमें अंजाम होता है, जो जिसमें कोई काम होता है, कोई क्रिया होता है। अब प्रतिवर्ती चाप एक रास्ता है जिसके रास्ते से काम होता है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो कहोगे जब दो को नाभिकीय विखंडन बोला है, फ्यूजन, अच्छा फ्यूजन है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, उसी को टूट जाता है जिससे ऊर्जा का उत्पत्ति होता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब जब कोनो नाभिक, जब एगो भारी नाभिक मतलब एगो बड़का नाभिक बा, मतलब कोनो तत्व है, यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, जब दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और टूटने के बाद बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा रिलीज करता है, उसी को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो कहोगे जब एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे देखो, जैसे आप कह सकते हैं यह प्रक्रिया नियंत्रण होने पर परमाणु ऊर्जा बनता है। जब ये टूटता है ना, बड़का नाभिक टूट जाता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलता है। इस ऊर्जा को नियंत्रण करके परमाणु ऊर्जा बनाया जाता है, उस ऊर्जा से बिजली पैदा किया जाता है। और जब अनियंत्रण हो जाता है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो परमाणु बम का निर्माण कर लिया जाता है। उदाहरण बताओ कि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम बताओ कब सबसे पहले गिराया गया था, अपन बताओ तो जब परमाणु बम बनाया जाता है तो कौन प्रक्रिया, कौन सिद्धांत लागू होता है, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो कहोगे जब कोई भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और उससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि तत्वों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब ये कंट्रोल कर लिया जाता है तो परमाणु ऊर्जा बनता है, और जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो परमाणु बम बनाया जाता है। जैसे परमाणु बम के सिद्धांत में नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। अगला हेडिंग है नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। देखो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जैसे अभी देखे हो नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में ना एगो भारी नाभिक टूट कर कई छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है, तब जाकर ऊर्जा उत्पन्न होता है। लेकिन उसका उल्टा संलयन है, मतलब जुड़ता है। तो कहोगे वह प्रक्रिया जिसमें हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो कहोगे यहाँ ऐसी प्रक्रिया जिसमें छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसमें जुड़ता है, याद रखना, छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक बनाते हैं। और नाभिकीय विखंडन में क्या था, जब एक नाभिक, बड़े नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं।
यहाँ प्रक्रिया सूर्य के, जो सूर्य होता है ना, सूर्य पर कौन सिद्धांत लागू होता है? नाभिकीय विखंडन के नाभिकीय संलयन। तो कहोगे नाभिकीय संलयन, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर एक हीलियम बनाता है वहां। तो सूर्य के ऊपर जो टेम्परेचर होता है ना, अपार ऊर्जा होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस वहां पहुंच जाता है। तो वहां नाभिकीय संलयन का सिद्धांत लागू होता है। तारा पर, चांद सितारा देखो, सितारा पर वहां भी नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनता है? नाभिकीय संलयन के अनुसार। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर बनता है? तो बताओगे नाभिकीय विखंडन के अनुसार। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मुख्य अंतर हम आपको बता दें। विखंडन का मतलब होता है भारी नाभिक का टूटता है। जब नाभिकीय विखंडन कही ना तो समझ लेना टूटेगा और तब जाकर ऊर्जा उत्पन्न होगा। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हल्का नाभिक जुड़ेगा और तब जाकर अपार ऊर्जा की उत्पत्ति होगा। ठीक है, संलयन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखना, नाभिकीय विखंडन में और नाभिकीय संलयन में सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न, किसमें उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है परमाणु बम नहीं, हाइड्रोजन बम में सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? कारण बताने। तो कहोगे जीवाश्म ईंधन एक नवीकरणीय ईंधन नहीं है, क्योंकि लाखों हजारों वर्षों में जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसे हम एक से अधिक बार हम इसे पुनः उपयोग नहीं कर पाते हैं, अतः यह जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ईंधन नहीं है। ओके, 2 नंबर हो गया। भूगर्भीय जल के 2 लाभ बताएं। भूगर्भीय का मतलब होता है पृथ्वी के नीचे जाओगे, भूगर्भ मतलब भूमि के गर्भ में, भूमि के गर्भ में नीचे बहुत ज्यादा पानी है, जिसे भौम जल कहते हो, भूमिगत जल भी कहते हो। तो भूमिगत जल के कौन कौन उपयोग होता है? तो कहोगे पेय जल के रूप में, मतलब पीने लायक जल के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा सिंचाई में उपयोग करते हैं। तीसरा बता सकते हो औद्योगिकरण में इसका उपयोग किया जाता है इत्यादि। ठीक है, तो 2 का उपयोग बोला है, दोनों आप लिख लेना। अगला हम बता दें आपको, रक्त का द्रव परिवहन किसे कहते हैं? देखो, रक्त का द्रव परिवहन क्या है? तो कहोगे रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, जो पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करता है। रक्त का द्रव होता है ना, किसका परिवहन करता है? जैसे हमारे पास जो खून होता है उसमें जो द्रवनुमा पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा का भाग हमारे शरीर में 55 से 60% तक होता है। इसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर में पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करना। हो गया। इसमें एगो सीरम नामक पदार्थ होता है, सीरम, जिससे बीमारियों की जांच की जाती है। तो बता देना, परिवहन बोला ना, तो किसका किसका परिवहन करता है? तो पोषक तत्व, हार्मोन का, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि पदार्थों का परिवहन करता है कौन? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के भाग बता सकते हो, प्लाज्मा में पाए जाने वाले सीरम पदार्थ बता सकते हो जिससे बीमारी जांच होती है। ये 2 नंबर के कंटेंट हो जाएगा तुम्हारा। अगला देखो, रक्त के जमने पर प्लेटलेट्स की क्या भूमिका होती है? रक्त जब जमता है तो प्लेटलेट्स की क्या भूमिका होती है? तो कहोगे प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिन का निर्माण करती है, जिससे खून बहना रुकता है। इसकी भूमिका यही है। जब प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स में एक प्रकार के प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिन भी कह सकते हो, फाइब्रिनोजिन भी कह सकते हो। ये क्या करता है, जब जैसे रक्त बहना शुरू होता है तो उस समय क्या करता है, वो मुंह में आकर जम जाता है। जब जम जाएगा तो रक्त बहने नहीं देगा, जब बहने नहीं देगा तो शरीर के रक्त शरीर में रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा और मनुष्य स्वस्थ हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ कट गया है, आप फाइब्रिनोजिन यहाँ जम्बे नहीं करेगा, इसका मतलब पूरा खून चू जाएगा, पूरा खून गिर जाएगा, इससे पूरा शरीर के खून खत्म हो जाएगा, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकता है। तो इसका भूमिका ये है, खून को बहने से रोक देता है, यही भूमिका है। तो बताओ कि प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायक प्रोटीन का निर्माण करती है, जिसे फाइब्रिनोजिन कहते हैं। ये खून के बहाव को रोकता है, इसका मुख्य काम होता है, मुख्य भूमिका होता है खून के बहाव को रोकता है, जिससे मनुष्य के पूरा शरीर से खून नहीं निकल पाता है और मनुष्य स्वस्थ रहता है, और मनुष्य से निकलने वाला खून में अवरोध पैदा कर देता है, मतलब निकल नहीं पाता है। ये अपने मन से भी कुछ जोड़ देना। 8वां है, किण्वन किस प्रकार की श्वसन है, यहाँ कहाँ होता है? देखो, किण्वन किसे कहते हैं? तो किण्वन का मतलब होता है, किण्वन जब जटिल पदार्थों को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को किण्वन कहा जाता है, जैसा कि कल के वीडियो में सब बताया गया था।
तो किण्वन किस प्रकार की श्वसन है और ये कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं पूछा किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन अगर गलती से कुछ भी देगा तो कहना जटिल पदार्थों को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाता है, ठीक है। और किण्वन एक प्रकार की अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन पहला चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई भोजन टूटेगा, जब श्वसन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा या फिर वो होगा तो वायवीय कहेंगे। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। तो किण्वन किस प्रकार के श्वसन है, तो कहोगे अवायवीय श्वसन है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का अपघटन होता है और ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये तो हुआ किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अवायवीय अभिक्रिया या श्वसन है, ठीक है। किण्वन कहाँ होता है, तो बताओगे किण्वन की प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों में होता है। मेन आंसर है किण्वन की प्रक्रिया छोटे छोटे जीवों में होता है, खमीर में होता है, बैक्टीरिया, फुफ्फुस इत्यादि के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीवों में होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है, बस इतना याद रखना। किण्वन कहाँ होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है। जैसे देखोगे गन्ना के रस निकलता है, उस गन्ना के रस से क्या किया जाता है, चीनी बनाया जाता है। और भी बड़े बड़े भोज्य पदार्थ में देखोगे ग्लूकोज, एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल शराब इत्यादि बनाया जाता है, ठीक है। चीनी के रस से देखोगे तो शराब बनाया जाता है और सिरप बनाया जाता है। इस सब में ना किण्वन के प्रयोग होता है। तो किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है, कौन श्वसन है, अवायवीय। कहाँ होता है, तो सूक्ष्म जीवों में होता है, ठीक है। अगला देखो दृष्टि निबंध किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दृष्टि निबंध किसे कहते हैं। देखो दृष्टि निबंध वह प्रक्रिया है जिसमें आंख द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, उसे हम दृष्टि निबंध कहते हैं। ऐसा प्रक्रिया जिसमें आंख द्वारा वस्तुओं को साफ साफ देखा जा सकता है उसी को दृष्टि निबंध कहते हैं, ठीक है। सुस्पष्ट देखने की प्रक्रिया को दृष्टि निबंध कहा जाता है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन। उत्तम ईंधन का मतलब होता है उच्च ऊर्जा उत्पादन करने वाले को उत्तम ईंधन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, पहला उच्च ऊर्जा प्रदान करता, बहुत ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देता है, पहला विशेषता। दूसरा कम प्रदूषण देता है, मतलब ऐसा ईंधन जो उत्तम ईंधन का मतलब होता है ना सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तो सबसे अच्छा ईंधन वही है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है। दूसरा बहुत कम प्रदूषण देता है, मतलब भक भक प्रदूषण न देता हो। तो ये दो विशेषता हुआ, ठीक है। उससे हम क्या कहेंगे, पहले इसका परिभाषा बताना। ऐसा ईंधन जो प्रदूषण मुक्त होता हो और ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा करता हो उसे उत्तम ईंधन कहते हैं, ठीक है। तो बता देना जैसे, जैसे हम क्या बताओगे, जैसे हम बता सकते हो ज्वारीय ऊर्जा बता सकते हो, सौर ऊर्जा बता सकते हो, सौर ऊर्जा बता सकते हो, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। तो अब लिखना इसका विशेषता निम्न है। पहला उच्च ऊर्जा उत्पादन होता है, कम प्रदूषण देता है इत्यादि, ओके। अगला देखो 11 नंबर क्वेश्चन है। अभी 11 नंबर क्वेश्चन हम बता दें, 11 नंबर क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है चालक। क्या लिखा है, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो कहोगे चालक की परिभाषा, ऐसा पदार्थ जिससे बिजली आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम चालक पदार्थ कहेंगे। ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं। जैसे तांबा के तार में बिजली आसानी से दौड़ सकता है, इसलिए चालक है। अचालक किसे कहते हैं, बिजली को प्रवाहित नहीं किया जाए, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें से बिजली प्रवाहित न हो उसे हम अचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे प्लास्टिक हो जाएगा आदि, लकड़ी भी हो सकता है, सूखा याद रखना। अर्धचालक पूछा जाए, ऐसा पदार्थ जिसमें बिजली या फिर विद्युत कम मात्रा में प्रवाहित होता हो, मतलब बहुत बिजली के कुछ अंश प्रवाहित होता है, मतलब आधा प्रवाहित करेगा आधा नहीं प्रवाहित करेगा, इसलिए हम इसे अर्धचालक बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन अर्धचालक है। इसी प्रकार अतिचालक पूछेगा, ऐसा पदार्थ जो अत्यधिक ठंडे तापमान पर शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करता हो उसे हम अतिचालक कहते हैं। जैसे पारा, मरकरी, ठीक है। तो बहुत कम टेम्परेचर, ठंडे तापमान पर भी शून्य प्रतिरोध करेगा। शून्य प्रतिरोध का मतलब किसी प्रकार के रुकावट पैदा नहीं करेगा, आसानी से कोई बिजली प्रवाहित हो सकता है, इसको हम कहेंगे अतिचालक। ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत बहुत कम मात्रा में प्रवाहित होता हो उसे अर्धचालक। और जब ऐसा पदार्थ जिसमें से बिजली प्रवाहित न होता, तो ये चारों लिख लेना परिभाषा, जैसे के साथ लिखना। 11 को प्रश्न हम दो, अगले वीडियो में यहाँ से फिर से आगे बता दिया जाएगा, ओके।